टू ऑटम बाय जॉन कीट्स। ये पोएम है ऑटम के सीज़न के बारे में और सीज़न के सीक्वेंस में ये सीज़न आता है 3rd नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आता है स्प्रिंग, देन समर, देन 3rd इज़ ऑटम एंड देन विंटर। और स्टार्ट करते हैं पोएम। सीज़न ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, क्लोज बूज़म फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। जो वर्ड मेलो है, इसके अलग-अलग मीनिंग हैं जो हमें इस पोएम में अलग-अलग जगह पे दिखेंगे। जैसे फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के हिसाब से जो फर्स्ट मीनिंग है इसका सॉफ्ट, स्वीट, फुल फ्लेवर्ड फ्रॉम राइपनेस, तो वो वाला मीनिंग होगा। एंड देन मेड जेंटल एंड कंपैशनेट बाय एज और मैच्योरिटी। वो जब हम लाइफ के साथ इसको एसोसिएट करके देखेंगे पोएम को कि हमारी लाइफ के साथ किस तरीके से जो थर्ड स्टेप है लाइफ का, जो अडल्टहुड है, अडल्टहुड के बाद जो मैच्योरिटी आती है, उसको रिप्रेजेंट करती है ये सिंबॉलिक लेवल पे पोएम। एंड देन माइल्डली एंड प्लेजेंटली इंटॉक्सिकेटेड और हाई, एंड फोर्थ इज अफेबली रिलैक्स्ड, इजी गोइंग एंड जीनियल। तो ये सारे एक रिलैक्स्ड मूड में दिखेंगे हमें। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी जब हम देखेंगे वो भी इस तरीके से दिखेगी हमें। तो फर्स्ट 2 लाइन्स से हम स्टार्ट करते हैं। सीज़न ऑफ मिस्ट्स एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। इंग्लैंड में जो ये सीज़न है, वहाँ पे हल्की-हल्का सा कोहरा कहते हैं जिसको हम, जहाँ सरफेस लेवल पे जो धुंध पड़ी होती है वो हमें दिखेगी, उसको कहते हैं मिस्ट। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस मीन्स कि फ्रूट्स, चाहे वो फ्रूट्स वाले हों या वेजिटेबल्स वाले हों, सारी वेजिटेशन में fruits will be ripe. And the poet has said that it is a close bosom friend of the maturing sun. Close, very close friend of the maturing sun. जो ईयर स्टार्ट होता है स्प्रिंग में, तो दिन बहुत छोटे होते हैं। धीरे 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 दिन की लेंथ इंक्रीज होनी शुरू होती है। समर में जो डे की लेंथ होती है वो अपने प्राइम पे होती है। लॉन्गेस्ट डे जून के मंथ में आता है। उसके बाद धीरे धीरे डे की जो लेंथ है वो कम होनी शुरू होती है। हम इसको एनर्जी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जब स्प्रिंग स्टार्ट हुई थी, एनर्जी धीरे-धीरे बढ़नी शुरू हुई थी और एनर्जी टॉप पे थी, जो एनर्जी सन की वेजिटेशन को मिलनी है, लाइफ को मिलनी है। जैसे-जैसे एनर्जी बढ़ती जा रही है, तो हमें वेजिटेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और मैच्योरिटी का टाइम आया है, तो धीरे-धीरे एनर्जी कम हो रही है। इसीलिए माइल्डनेस और रिलैक्सनेस आ रही है नेचर में भी, वो जो हमें इस पोएम में देखने को मिलेगी। और मैच्योरिटी भी जो फ्लावर्स में, फ्रूट्स में स्पेशली, वो हमें इस पोएम में देखने को मिलेगी। तो मैच्योरिंग सन मीन्स सन भी मैच्योर होके, अगर सन को भी हम माने कि सन का बर्थ हो रहा है स्प्रिंग में, तो उसकी यूथ है समर में, तो इसकी भी मैच्योर एज में पहुँचा हुआ है। जो ईयर का साइकिल है उसमें सन की ये मैच्योर एज है। नेक्स्ट, conspiring with him how to load and bless with fruit the vines that round the thatch eaves run, to bend with apples the most cottage trees, and fill all fruit with ripeness to the core। तो जो फर्स्ट मीनिंग है, जो मेलोनेस का जो मीनिंग है, वो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि जब वो कंस्पायर करती है, क्लोज बॉज़म फ्रेंड है ऑटम सन की, एंड वो दोनों कंस्पायर करते हैं मिलके एक नेचर में। हमारे सामने जो वेजिटेशन है, वो एक उसका फॉर्म चेंज होता है। जो फ्रूट्स थे, जो लगने समर में शुरू हो गए थे, अब वो राइप होने शुरू होते हैं। उसके बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट होगी। यहाँ पे अलग-अलग जगह पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे राइप हो रहे हैं, उसको बताया है पोएट ने। जैसे कंस्पायरिंग विद हिम टू लोड एंड ब्लेस विद फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थैच ईव्स रन। जो झोंपड़ी के ऊपर छत होती है, उसको थैच ईव कहते हैं, जो ट्रायंगुलर शेप होती है उसकी। उसके ऊपर बेल
वाइन्स लगी होती हैं, फ्रूट्स की भी और वेजिटेबल्स की भी। तो कुछ जो फ्रूट्स हैं जो वाइन्स पे लगते हैं, ख़ासकर जो ग्रेप्स हैं। बाकी जो पम्पकिन फैमिली के जो वेजिटेबल्स हैं वो सारे ज़्यादातर वाइन्स के ऊपर ही लगते हैं। तो दे ऑल ग्रो and they become mature. They are ripening. To bend with apple, the most cottage trees. जो एप्पल के ट्रीज़ हैं, जिनके ऊपर हल्की-हल्की सी काई जमी हुई है, मॉस जमी हुई है, वो भी पूरी तरीके से पके हुए एप्पल के वेट से दे आर बेंट, वो बेंड कर जाते हैं, जो कॉटेज ट्रीज़ हैं एप्पल्स के। एंड फिल ऑल फ्रूट विद राइपनेस टू द कोर। राइपनेस स्टार्ट समर में हो जाती है, बट जो कोर तक बिल्कुल सेंटर तक जो राइपनेस पहुंचेगी, दैट वुड बी इन द सीजन ऑफ ऑटम। एंड देन टू स्वेल द गॉड एंड प्लम्प द हेजल शेल्स। गॉड वही पम्पकिन फैमिली की जो सारी वेजिटेबल्स, एंड लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं हेजल शेल्स, हेजल नट्स, इनको केक्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। एंड दे ऑल्सो बिकम प्लम, दे ऑल्सो बिकम फैट, उनका साइज बड़ा हो जाता है विद स्वीट कर्नल। और उनका जो कर्नल है जो एंड में उसके अंदर जो नट है उसका, वो स्वीट हो जाता है। सारे जो नट्स होते हैं पहले जो अपनी रॉ स्टेज में दे आर बिटर, बट ग्रेजुअली जब वो पकना शुरू होते हैं, देन जब राइपनेस आती है वो स्वीट हो जाते हैं। एंड टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। जो फ्लावर्स समर में बहुत ज़्यादा खिल रहे थे, उसके ऊपर से जो बीज हैं वी नो कि वो हनी इकट्ठा करती हैं। पर इस सीज़न में भी उनकी ब्लूमिंग ख़त्म नहीं हुई है। अभी तक दे आर स्टिल ब्लूमिंग एंड दे आर लेटर फ्लावर्स। जो अर्ली फ्लावर्स थे, उसके बाद एक प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रही है, क्योंकि सीज़न में अभी तक जो एटमॉस्फेयर है उसमें वार्म्थ है, उस वार्म्थ की वजह से फ्लावर्स अभी भी ब्लूम कर रहे हैं। और जो बीज़ हैं उन्होंने बहुत सारा हनी इकट्ठा कर लिया है, एंड दे आर ओवरवेल्म्ड, दे आर जो उनके बीहाइव्स हैं, जो उनके छत्ते हैं, वो पूरी तरीके से भर चुके हैं। दैट्स व्हाई जो लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें पोएट ने लिखा है, "Until they think warm days will never cease, for summer has overbrimmed their clammy cells." जो उनके मॉइस्ट सेल्स हैं, क्लैमी मीन्स मॉइस्ट, जो मॉइस्ट सेल्स हैं जो उनके बीहाइव्स के, वो पूरी तरीके से ओवरब्रिम्ड हैं। शहद वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे, शहद नीचे टपकना शुरू हो गया है। एंड इस वजह से द बीज विल थिंक दैट द द सीजन ऑफ समर इज नॉट गोइंग टू एंड। समर मीन्स वार्मथ फॉर देम, और वार्मथ अभी भी कंटिन्यूअसली चल रही है। तो उनके लिए हमारे जैसी डिवीजन नहीं है, तो उनको लगता है कि ये सीज़न कभी ख़त्म ही नहीं होगा, और ओवरवेल्म्ड हैं एक तरीके से वो नेचर से। जितनी ज़रूरत है उनको, उससे ज़्यादा मिल रहा है उनको, बीज़ को। एंड नेक्स्ट, अब फ्रूट से हम आ रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ से। पहला स्टैन्ज़ा अगर हम देखें तो वो सारा कुछ टेस्ट के ऊपर, फूड के ऊपर था। तो यहाँ पे भी वेजिटेशन है, जहाँ पे हार्वेस्टिंग होगी, फूड तो यहाँ पे भी इन्वॉल्व्ड है। पर यहाँ पे पोएट ने दूसरी सेंस यूज़ की है, वो है इमेजेस। वो क्या-क्या इमेजेस प्रोमिनेंट हैं ऑटम सीज़न में। हू हैथ नॉट सीन दी ऑफ्ट अमिड द स्टोर। जो ग्रैनरी जैसे स्टोर हैं, और स्टोर में जो हार्वेस्ट काट के जो उसके बाकी सारा कुछ अलग करके उनसे वहाँ पे स्टोर करते हैं, उसके आसपास ऑटम दिखती है। ऑटम किस तरीके से दिखेगी? ऑटम इज़ जिस तरीके से पिछले स्टैन्ज़ा में ऑटम राइपनेस में विज़िबल थी,
अब ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ में अलग-अलग ह्यूमन्स कोई एक्शंस कर रहे हैं, उन एक्शंस में वो एक्शन रिप्रेज़ेंट करते हैं ऑटम को। तो कभी हम इसको स्टोर के आस-पास देखते हैं जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रही है कि वो अपना अनाज इकट्ठा करके ग्रेन्स को ग्रैनरी में डाल रहे हैं। Sometimes whoever seeks abroad may find the sitting careless on a granary floor. केयरलेस जैसे वो मेलोनेस, प्लेज़ेंटनेस का जो एटीट्यूड है, ह्यूमन्स में भी यहाँ दिखना शुरू हो जाएगा। समर में क्योंकि फसलें अभी दे वर ग्रोइंग, उनको इरिगेशन करनी है, उनकी वीड्स को हटाना है, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी थी। यहाँ पे रीपिंग चल रही है, पर उसके साथ-साथ दे आर ऑल्सो रेस्टिंग एंड दे आर रेस्टिंग इन द फील्ड्स। वो घर पे नहीं रह रहे, साथ-साथ काम कर रहे हैं और काम कर के साथ-साथ रेस्ट भी कर रहे हैं फील्ड्स में और फील्ड्स में ही उनके एक्शंस के साथ ही हमें ऑटम विज़िबल होती है उनके एक्शंस में। सो समटाइम्स whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a greenery floor। जैसे ये लेफ्ट साइड पे पिक्चर में हमें दिख रहे हैं ग्रीनरी के बाहर कोई पेड़ के नीचे फसलें काट के रेस्ट करते हुए लोग ऐसे बैठे हुए दिख जाते हैं। दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड। अब विनोइंग एक एक्ट है, उसमें एक बंच बना के पूरी जब वो फसल को काटते हैं उसके पौधों को एक बंच बना के उसको ज़ोर से किसी सरफेस पे या ज़मीन पे मारा जाता है ताकि उसके सीड्स को अलग किया जा सके, फसल के सीड्स को पूरे प्लांट से अलग किया जा सके। उस प्रोसेस को कहते हैं विनोइंग। उससे बाल उड़ते हैं, हेयर सॉफ्टली उड़ रहे हैं। अगर कोई आस-पास बैठा है तो उसके हेयर सॉफ्टली उड़ेंगे। या अगर हम इमेजिन करें कि अ, ऑटम की वहाँ पे प्रेज़ेंस है एज़ अ लेडी, तो वो अगर वहाँ पे खड़ी होगी, अगर इमेजिनरी ऑटम हम माने कि एज़ अ गॉडेस, तो उस प्रोसेस से उसकी प्रेज़ेंस अगर वहाँ पे होगी तो उसके बाल भी सॉफ्टली उड़ेंगे, क्योंकि वो भी पूरी तरीके से नेचर ही है और नेचर में जो एक्टिविटी हो रही है, वो उसको भी इन्फ्लुएंस कर रही है, ऑटम को भी। देन एक तो वो इमेज होगी कि अगर वो नेच ऑटम वहाँ उसकी प्रेज़ेंस है तो एज़ अ लेडी तो उसके हेयर सॉफ्टली मूव करेंगे एंड देन और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड asleep। जैसे पिछले स्लाइड में भी हमने देखा कुछ बैठ के रेस्ट कर रहे थे, जहाँ ऑटम भी इस तरीके से रेस्ट कर रही है, लाइक अ लेडी हू इज़ साउंड asleep। उसने हाफ रीप्ड फरो एक लाइन उसने कुछ लाइन्स काट ली हैं उसने, पर वो पूरी फ़ील्ड को अभी एक बार में नहीं काटा जा सकता। पूरी फसल को, पूरी क्रॉप को एक बार में नहीं काटा जा सकता, तो ड्यूरिंग रेस्ट, तो रेस्ट करते हुए वी कैन सी जो मतलब वर्कर्स जो रेस्ट कर रहे हैं, उसमें हमें उसकी मैनिफेस्टेशन दिखेगी। जो मैनिफेस्टेशन मतलब उसमें इमर्स्ड, उसमें वो चीज़ें उसको रिप्रेज़ेंट कर रही हैं। जैसे पहले मैनिफेस्टेशन थी राइपनेस में, अब है ये एक रिलैक्स्ड मोड में जो काम चल रहा है यहाँ पे। एंड शी इज़ ड्राउज़्ड विद द फ्यूम्स ऑफ पॉपीज़। पॉपीज़ होती है अफ़ीम, और जिस टाइम पे ये पोएट्री लिखी गई थी तब वीडीसाइड्स वगैरह जब इतने केमिकल यूज़ नहीं होते थे, तो अगर व्हीट भी लगाया है तो उसके साथ कोई और भी, जैसे पॉपी होगी या और भी कुछ फसलें, कुछ और पौधे उग सकते हैं। तो पॉपी की फ्यूम्स जब काटना है उसको तो उसकी फ्यूम्स निकलेंगी और वो एक रिलैक्स्ड फीलिंग दे रही है, उसकी ड्राउज़ीनेस से वो स्लीपी फील कर रही है एंड शी विल स्लीप। तो जैसे कोई काट रहा होगा फसल, वो भी स्लीपी फील करेगा। तो जो रिलैक्सनेस का जो वो एलिमेंट है, वो हमें इन लाइन्स में दिख रहा है। While thy hook spares the next swath and all its twined flowers। जो फ्लावर्स हैं वो पॉपी की बात हो रही है। तो काटते-काटते फसल काटते-काटते हो सकता है कि पॉपी की भी वहाँ पे होती थी उस टाइम पे कल्टीवेशन, क्योंकि वो एज़ अ
पेन किलर यूज़ होता था उस टाइम पे इंग्लैंड में। और बाकी फसलों में भी एज़ अ वीड वो दिखेगी। तो हाफ रिप्ड फरो में यू कैन फाइंड द ऑटम साउंड asleep ड्राउज्ड विद द फ्यूम्स ऑफ पॉपीज़ व्हाइल द हुक जो जिस औज़ार से उसने काटना है उसकी हुक उसको स्पेयर कर रही है मतलब नेक्स्ट वॉच के लिए, नेक्स्ट राउंड में जब उसने काटना है तब तक के लिए उसने उसको छोड़ा है और उसके साथ ऑटम वी कैन फाइंड ऑटम साउंड asleep। नेक्स्ट हमारे पास है एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर thou dost keep steadily thy laden head across a brook। ग्लीनर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो लेडी दिख रही है हमें वो कलेक्ट कर रही है कुछ प्लांट्स को। काटने के बाद विनोइंग की प्रोसेस होने के बाद भी कुछ ग्रेन्स बच जाते हैं जहाँ नीचे जो इकट्ठे कर लिए उन्होंने फार्मर्स ने या वर्कर्स ने जो प्लांट्स इकट्ठे कर लिए बंच बन गए उनके उसके बाद भी अगर कुछ बच जाते हैं तो वो ग्लीनर उनको इकट्ठे करने वालों को कहते हैं ग्लीनर और फार्मर्स उनको वो ले जाने देते थे एज अ साइन ऑफ गुड लक फॉर देम। तो आजकल भी जो हमारे यहाँ पे इंडिया में भी पंजाब में खासकर जो मंडियों में जब फसल लेके आते हैं बहुत सारे दाने नीचे होते हैं वो वर्कर्स का उनके ऊपर राइट होता है वो फार्मर्स उनको ले जाने देते हैं वो जो नीचे थोड़े बहुत बिखरे रह जाते हैं क्योंकि वो मशीन्स में तौलने के बाद उसको उसकी मिट्टी वगैरह हटाने के बाद जब वो करते हैं उसकी फिलिंग उसके बाद कुछ जो नीचे बच जाता है वो वर्कर्स लेके जाते हैं उनको भी हम ग्लीनर्स कह सकते हैं और रियल सेंस में ग्लीनर वो है जो ऐसे पौधे उठा के अपने साथ लेके जाएंगे उसने बांध लिया उसको अपने सर पे रखा है तो वो एक इमेज को कनेक्ट कर रहा है एक कल्टीवेटेड लैंड से नेचर के साथ, जहाँ पे अनकल्टीवेटेड लैंड में ह्यूमन एक्टिविटी दिख रही है हमें थोड़ी। जैसे एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर thou dost keep steady thy laden head across a brook। जो उसने अपने सर पे रखा हुआ है वो गठरी बाँध के, वो स्टेडी रख के ब्रुक के पास से चलती हुई दिखेगी। वो ब्रुक्स के आस-पास से निकलते हुए अपने घर तक जाएगी। And then, or by a cider press, with a patient look, thou watches the last oozings hours by hours। साइडर प्रेस ये मशीन है जो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं, इसमें एप्पल्स को डाल के इसको प्रेस करके उसका जूस निकालते हैं और जूस को बाद में वो स्टोर करते हैं। उसकी अल्कोहल बनाएँगे, उसकी फर्मेंटेशन करके एंड क्योंकि वो सीज़न जैसे फ्रूटफुलनेस का हमने देखा कि फ्रूटफुलनेस विज़िबल थी फर्स्ट स्टैन्ज़ा में। तो फ्रूट्स जैसे फ्लावर्स लेटर फ्लावर्स आते जा रहे हैं, ऐसे ही इस सीज़न में जो बाय द एंड ऑफ द सीज़न धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इनकी जो क्वांटिटी है एप्पल्स की कम होती जाएगी। और पहले जब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो उसमें से बहुत ज़्यादा हमें वो मिल रहा है साइडर। एप्पल के जो वो जूस होता है उसको कहते हैं साइडर और इस मशीन को कहते हैं साइडर प्रेस। तो पेशेंट्स जो एक रिलैक्स्ड एटीट्यूड है जो इस फ़ॉर्म में जो हमें दिख रहा है, वो इस सीन में भी इस जो लाइन्स में जो सीन उसने पोर्ट्रे किया उसमें भी दिखता है कि जैसे अगर हम राइट वाली पिक्चर को ये मान के चलें कि ऑटम विटनेस कर रही है तो बहुत पेशेंटली उसमें से जूस निकल रहा है उसको वो देख रही है साइडर प्रेस को एंड लास्ट ओजिंग्स आवर्स बाय आवर्स लास्ट ड्रॉप जो धीरे धीरे ड्रिप कर करके ड्रॉप्स भी गिरेंगे उसको भी वो पेशेंटली देख सकती है और बिकॉज रिलैक्सनेस है कोई हरी नहीं है इस सीजन में एंड देन
वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? जो सेकंड स्टैन्ज़ा हमारा खत्म हो गया, ह्यूमन एक्टिविटीज़ थी, उसमें विजुअल्स थे। पहले वाले में अगर टेस्ट था, सेकंड में विजुअल्स थे, अब हमारे पास आ रहे हैं साउंड्स। ये है हमारा थर्ड स्टैन्ज़ा इस पोएम का। तो वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? लेफ्ट साइड वाली पिक्चर स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रही है, तो राइट इज़ ऑटम। एंड द पोएट इज़ आस्किंग वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग? स्प्रिंग में बहुत सारे पंछी चहचहा रहे होंगे, एंड जो स्प्रिंग में जो धीरे-धीरे गर्मी बढ़नी शुरू होती है, तो पक्षी और जानवर उनके बच्चे धीरे-धीरे पैदा होने शुरू होते हैं और समर के आसपास, तो वो उनकी आवाज़ें और पक्षियों की अलग-अलग बर्ड्स की आवाज़ें आएँगी हमें, वो उसके साउंड्स हैं। पर वो बहुत ज़्यादा अब वो साउंड हमें सुनने को नहीं मिलेंगे ऑटम में। इसके साउंड हम हो सकता है हम मिस कर रहे हैं कि वो स्प्रिंग के साउंड्स किधर हैं। बट स्प्रिंग मतलब लाइफ से भरा हुआ सीज़न है, लाइफ बिल्कुल ब्लूम कर रही है स्प्रिंग में। एंड द पोएट इज़ आस्किंग वो सॉन्ग्स कहाँ हैं? आए वेयर आर दे? तो ये एक तरीके से एम्फसिस ऐड करना जब दोबारा क्वेश्चन पूछ रहा है वो कि रियली वेयर आर द साउंड्स? डज़ ऑटम हैज़ इट्स ओन साउंड्स? कि यहाँ पे बिल्कुल शांति है। And he's saying, think not of them. Thou hast thy music too. That the goddess of autumn, or the autumn, or the humans, anyone should not be sad about or miss the sounds of spring, क्योंकि autumn के अपने sounds हैं। And now next lines में poet autumn के sounds के बारे में बात करेगा। While barred clouds bloom the soft dying day, एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोजी ह्यू। जो हमें क्लाउड्स दिख रहे हैं उसके एक तरीके से बार्ड क्लाउड्स जो उनके छोटे छोटे लाइंस बनी हुई हैं बिल्कुल एंड में दिखती हैं। इस पिक्चर में जो हमें बिल्कुल टॉप पे जो बादल दिख रहे हैं उतने भी नहीं होंगे, बिल्कुल जो अर्थ के साथ सरफेस के साथ टच करते हुए छोटी सी लाइंस दिख रही हैं, बस इतने से दिखेंगे। और व्हेन बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, क्लाउड्स के ऊपर जब शाम के टाइम पे लाइट पड़ेगी तो वो ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएँगे। डाइंग डे का मतलब क्या है? वही जो हमने सन के बारे में पहले बात की थी। सन का जो साइकिल है सीज़न्स के साइकिल के साथ चलते हुए वो एक मैच्योरिटी में ओल्ड एज की तरफ जा रहा है। विंटर रिप्रेजेंट्स ओल्ड एज एज़ वेल एज़ डेथ। तो डाइंग डे मीन्स कि वो खत्म होने की तरफ जा रहा है ईयर। उस टाइम पे एक उसने एक इमेज क्रिएट कर दी है, अब उसमें उस सीन क्रिएट कर दिया, उस सीन में वो बताएगा किस तरीके के हमें साउंड्स दिखेंगे। एंड टच द स्टबल प्लेन्स विद रोज़ी ह्यू, जो रोज़ी ह्यू होगा सन की लाइट का, वो स्टबल प्लेन्स के ऊपर बिखरा हुआ दिखेगा। जैसे अभी ये गोल्डन दिख रहा है, जैसे ही नीचे जाएगा सन और नीचे सेट होने के लिए, तो ये सारा कुछ ऑरेंज या गोल्डन सा दिखना लगेगा, पूरा जो फ़ील्ड है जहाँ पे जो स्टबल प्लेन्स हमें दिख रहे हैं। स्टबल जो फसल को काटने के बाद पौधे का छोटा-सा हिस्सा बच जाता है, उसको बोलते हैं स्टबल। देन इन अ वेलफुल choir द स्मॉल gnats mourn। gnats ये छोटे-छोटे ये आपको दिख रहे हैं इंसेक्ट्स, ये हैं इन अ वेलफुल choir। choir जो चर्च में ग्रुप होते हैं ऑफ सिंगर्स और म्यूजिशियंस जो हिम्स गाते हैं वो, एंड उस तरीके की जैसे वहाँ पे आवाज़ें आती हैं उसके साथ ये उसको कंपेयर कर रहा है। जैसे वहाँ पे साउंड आता है वैसे नेचर का क्वायर है ये नेट्स, नेचर के क्वायर को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। देन इन अ वेलफुल क्वायर, वेलफुल होता है बहुत ही सैडनेस से भरा हुआ, दुःख से भरा हुआ गाना। अमंग द रिवर शैलोज़, रिवर के
आस-पास जैसे राइट साइड में आपको दिख रहा है ऐसे एरियाज़ में borne aloft or sinking as the light wind lives or dies। उनका वेलफुल कॉयर हमें कब सुन रहा है? जब वो वहाँ पे इंसेक्ट्स उड़ रहे हैं, बॉर्न अलोफ्ट ऊपर जाते हैं, जहाँ सिंक करते हैं, नीचे आते हैं, लाइट विंड के हिसाब से। विंड के ऊपर वो ट्रैवल कर रहे हैं। विंड के ऊपर राइड करके हवा की स्पीड के साथ वो जब स्पीड ज़्यादा होती है तो वो ऊपर चले जाते हैं, जब कम होती है देन दे डाइव डाउन। और सिंकिंग एज़ द लाइट विंड लिव्स और डाइज़, यहाँ पे भी डेथ के वो वर्ड यूज़ कर रहा है। जैसे विंड भी धीरे-धीरे लाइफ में आई, फिर डेथ की तरफ जा रही है। मतलब उसमें भी बहुत हार्श हमारे पास विंड्स ब्लो नहीं कर रही, बहुत हल्की-हल्की हवा चल रही है वहाँ पे और उसमें हमें gnats के साउंड सुन रहे हैं। और नेक्स्ट एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लीट फ्रॉम हिली बॉर्न। तो हिल्स से नीचे आते हुए जो लैम्स थे शीप के बच्चे, वो अभी फुल ग्रोन लैम्स हो गए हैं और वो उनकी ब्लीटिंग की साउंड, उनके बोलने की साउंड को बोलते हैं ब्लीटिंग। उसकी आवाज़ भी हमें सुनती है। नेट्स के साथ अब ये आ गई ब्लीटिंग साउंड ऑफ प्लेन्स में जब रिवर के आसपास हमें नेट्स सुन रहे हैं, पहाड़ों के ऊपर से हमें दिख रहे हैं ये ब्लीटिंग साउंड्स ऑफ सुन रही है हमें ब्लीटिंग साउंड ऑफ लैम्स। एंड देन हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विद ट्रेबल सॉफ्ट। जो हेज क्रिकेट है, क्रिकेट एक वो छोटे से क्रीचर होते हैं जिनकी सिर्फ हमें आवाज़ सुनती है। हेज ये ऐसी झाड़ी जिसके वो घरों के आसपास या गार्डन के आसपास एक बाउंड्री बनाने के लिए इनको उगाया जाता है। तो इसके अंदर बहुत बड़े नंबर में वो होते हैं एंड उनकी आवाज़ सुनती है एंड बहुत ही सॉफ्ट सी आवाज़ सुनती है उनकी यहाँ पे। एंड देन इन द स्काई द रेड ब्रेस्ट जो कि लेफ्ट साइड पे है, द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्रॉफ्ट। गार्डन में कहीं पे बैठ के वो हमें उसकी सॉफ्ट व्हिस्लिंग सुन रही है एंड देन एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काईज। जो स्वेलो एक अलग पक्षी है जो राइट साइड पे आप देख सकते हैं, वो स्काई में बहुत ऊपर उड़ते हैं एंड गैदरिंग स्वेलोज वो झुंड में उड़ते हैं, वो इकट्ठे हो के ट्वीटिंग साउंड्स क्रिएट करते हैं। सो दिस इज़ द पोएम। और 3 हिस्सों में हमने इसको देखा, टेस्ट एंड देन विजुअल्स एंड देन साउंड्स। तो इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा-सा कि द पोएम वाज़ सेड टू बी इंस्पायर्ड बाय अ वॉक इन द वाटर मीडोज़ बिहाइंड विनचेस्टर कॉलेज नियर हिज होम। तो उसके घर के आस-पास अ, विनचेस्टर कॉलेज के पास मीडोज़ जो मार्शी एरिया होता है किसी रिवर के पास जो जिसको हम दलदल बोलते हैं, वैसे एरियाज़ में एंड वहाँ से इंस्पायर्ड थी ये पोएम। द लेजेंड इज़ दैट ही ओनली वेंट ऑन द वॉक टू एस्केप फ्रॉम द साउंड ऑफ हिज लैंडलेडीज़ डॉटर प्रोक्रास्टिनेटिंग द वायलिन प्रैक्टिसिंग द वायलिन। उसकी लैंडलेडी की जो बेटी थी वो वायलिन की प्रैक्टिस कर रही थी और वो अच्छे साउंड तो नहीं होंगे क्योंकि वो सीख रही थी, इसलिए उससे एस्केप करने के लिए उसका ये एस्केप था नेचर में। एंड जब वो वापस आया, शी हैड स्टॉप्ड प्रैक्टिसिंग एंड देन ही कुड राइट दीज़ 33 लाइन्स जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स बन गई है इंग्लिश लिटरेचर की। तो ये थी कीट्स की पोएम टू ऑटम। थैंक यू।